बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 बीआरएस का डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था डिटेल के साथ, और उससे पिछली वीडियो जो है वो आप देख चुके होंगे, जिसमें बीआरएस जो है वो मैंने बीआरएस की बेस बताई थी कि बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलिएशन है क्या और हम इसको क्यों बना रहे होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पेज नंबर है 262 और क्वेश्चन नंबर 9 मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें जो है वो आपने ऊपर हेडिंग्स देनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप स्टार्टिंग देखें तो कंपनी का नेम नहीं लिखा हुआ, बिजनेस या पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ, तो आपने मिस्टर डालकर आगे डैश शो कर देनी है। सेकेंडली, जिस स्टेटमेंट का आप नाम जिस स्टेटमेंट आप बनाने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट का आप नाम मेंशन करेंगे, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और नंबर 3 पर जिस दिन आप ये स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हो वो डेट आप मेंशन करोगे। तो यहाँ पर जो डेट आ रही है जी वो है 31 दिसंबर 2015। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2015 एक तरफ आपने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करना है अमाउंट के लिए, तो यहाँ पर मैं अमाउंट के लिए कॉलम एक ड्रॉ करूँगा, नीचे रुपीज़ का वर्ड लिखा। सेकेंड वन इज़ फॉर डेबिट और क्रेडिट, यानी जो भी अमाउंट्स डेबिट हो रही होंगी या क्रेडिट हो रही होंगी उनकी सिंबल्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। और नंबर 3 पर जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए हम डिटेल का वर्ड भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ये वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रूल्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवा दिए थे, तो वही रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। कैश बुक और पासबुक के रूल्स आपको अगर याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। इनकी इंक्रीज डिक्रीज का आपको पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मसला नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन शुरू होगा या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या पासबुक का बैलेंस दिया होगा। 99% क्वेश्चंस में हमेशा बैलेंस स्टार्ट में दिया होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जो आखिरी पॉइंट हो क्वेश्चन का वहाँ पर बैलेंस दिया हो, शुरू में ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बताई हुई हो। तो यहाँ पर चूँकि अभी इनिशियल क्वेश्चन है तो उसने क्वेश्चन में बैलेंस स्टार्ट में दिया हुआ है। तो क्या जी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमें पासबुक का बैलेंस विड्रॉ निकालना है, फाइंड आउट करना है और साथ में डिफरेंसेस को देखना है कि डिफरेंसेस क्यों आए हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है या फर्स्ट पॉइंट है या ए पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक और हम इसको डेबिट कर रहे हैं। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में बैलेंस का वर्ड आएगा इससे मुराद है नॉर्मल बैलेंस, और कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। अमाउंट जो मेरे पास आ रही है दैट इज़ विद 30,000, तो अमाउंट शो कर दी। उसके बाद देखिएगा आगे लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹1500। हमें कहीं से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बिजनेस में नॉर्मली प्रॉफिट होते हैं, या कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से जो पैसे मिलने थे प्रॉफिट के वो हमें हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आए हैं। तो अगर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए हैं तो इट मीन्स के पासबुक जो है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैं वर्किंग करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए इस पॉइंट के बारे में। एक तरफ मैं कैश बुक लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ पासबुक लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट को फोकस करें, लिखा प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। अकाउंट में प्रॉफिट, ये भी रीज़न। अब यहाँ पर प्रॉफिट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? कई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके ऊपर बैंक प्रॉफिट देता है, इंटरेस्ट देता है, इनाम देता है, ठीक है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि जितने रुपए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कस्टमर जमा करवाता है उन पैसों के ऊपर बैंक ने जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमर को प्रॉफिट देना होता है, इनाम देना होता है। तो यहाँ पर जो है वो जब प्रॉफिट के पैसे बैंक डालेगा कस्टमर के अकाउंट में तो डेफिनेटली बैंक जो है वो पासबुक को इंक्रीज करेगा, पासबुक को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, इट मीन्स के 1500 की जो अमाउंट है क्वेश्चन में जो आ रही है उससे पासबुक इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब है पासबुक जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है। रूल आपके सामने लिखा हुआ है। पासबुक की जो इंक्रीज है ये इंक्रीज का कॉलम है, तो आप देख रहे हो पासबुक जब भी इंक्रीज होगी हमेशा क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर बैंक वालों ने 1500 रुपये कस्टमर के अकाउंट में डाले हैं, ठीक है, तो पासबुक बढ़ गई है। असूलन जो है वो फिर कैश बुक भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कस्टमर को नहीं पता। तो अगर कस्टमर को नहीं पता लगा होता तो वो 1500 रुपये से कैश बुक को इंक्रीज करता और उसको डेबिट करता, यानी कैश बुक की इंक्रीज डेबिट होती है। लेकिन चूंकि उसे पता नहीं है इसलिए इसका मतलब है उसने रिकॉर्डिंग नहीं की। फौरी नहीं बताते बैंक वाले, ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर इट मीन्स कि ये अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह गई है, तो जो भी मिसिंग फिगर होता है वो फिर बीआरएस में आता है। तो कैश बुक में 1500 से इसने डेबिट होना था जो कि नहीं हुआ, तो इस अमाउंट को आप 1500 से डेबिट करेंगे और इसकी नरेशन लिखेंगे। प्रॉफिट अर्नड बट नॉट रिकॉर्डेड,
ठीक है। इन कैश बुक ये भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो नरेशन है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं बगैर अमाउंट डाले, तब भी ठीक है, क्योंकि ये चीज़ टेक्निकल नहीं है, मेन एरियाज ये हैं। आगे देखें, थर्ड पॉइंट है जी, बैंक पेड ₹5,000 एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक ने जो है वो 5,000 रुपया पे किया एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर का मतलब क्या, लाइक अगर मेरा अकाउंट है बैंक में और मैंने बैंक को जो है वो कह दिया, बैंक हमारा एजेंट होता है एक लिहाज से, हम जो है वो बैंक से अपने कोई बिजनेस से रिलेटेड बैंक से अपनी सर्विसेज ले सकते हैं और बैंक उसके अगेंस्ट हमसे कोई ना कोई कमीशन लेता है कि ठीक है जनाब आपका ये काम मैंने किया है, लिहाजा आप मुझे इतने सर्विस चार्जेस देते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक पे कर रहा है 5,000 रुपया रेंट के ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। मैंने किसी जगह का कोई शॉप रेंट पर ली होगी या कोई घर रेंट पर लिया होगा, मैंने बैंक को कहा कि आपने हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 जो है वो विड्रॉ करने हैं और जो है वो निकालने हैं, और जो भी बंदा जो है वो जिसके अकाउंट में मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करूंगा उसके अकाउंट में बैंक जो है ट्रांसफ़र कर देगा। इसको एज़ पर स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहेंगे, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, मेरे कहने पर बैंक जो है वो मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगा और किसी और के अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर देगा जिसका मैंने बैंक को कहा होगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपया चूँकि बैंक से निकल रहा है रेंट की वजह से, बैंक पे कर रहा है, इसका मतलब है कि पासबुक जो है 5,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब है जब भी पासबुक कम होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। अब उसूलन क्या होना चाहिए, कैश बुक भी कम होनी चाहिए, यानी कि क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पासबुक में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये साफ पता लग रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बैंक ने पेमेंट की है, इसका मतलब है कि पासबुक बैंक के पास है, बैंक ने लिखा होगा, कस्टमर ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बैंक डिडक्ट करने के बाद स्टेटमेंट में जो है वो बताएगा कि इतने रुपये आपके अकाउंट से हमने काट लिए थे आपके कहने पे। तो अब यहाँ पर कस्टमर को जो है वो एट द एंड ऑफ मंथ पता लगेगा, तो जब तक बैंक कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं होगा उतनी देर तक इट मीन्स कैश बुक में रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई होगी। अगर रिकॉर्डिंग होती तो 5,000 रुपये से कैश बुक क्रेडिट होती, जो कि नहीं हुई हुई, तो 5,000 से आप इसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे रेंट पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और ये भी लिख सकते हैं रेंट पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, लिखा हुआ बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर ₹2,500। डिविडेंड जी हम प्रॉफिट को कहते हैं, पहले एक बात याद रख लें, और शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसका नाम डिविडेंड होता है। ये है कि फ़र्ज़ किया मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, मैंने किसी कंपनी में अपने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, शेयर लिए हुए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे उन शेयर्स के ऊपर जो है बाकायदा से प्रॉफिट भेजना है, ठीक है। यानी कि मैं अगर कहीं पे पैसा लगाता हूँ तो उसको रिवॉर्ड में मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न में मुझे पैसे मिलेंगे ना, उस जहाँ पे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो इसका मतलब है उस कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कंपनी मुझे भेजेगी, ठीक है, तो उन पैसों को डिविडेंड का नाम देंगे। अब डिविडेंड जो होगा यानी जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली मेरे अकाउंट में आएगा, यानी कंपनी ने जो डिविडेंड भेजना है वो मेरे घर नहीं भेजना बल्कि मेरे अकाउंट में वो पैसे भेजने हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग जो है वो पासबुक में पहले होगी, पासबुक इंक्रीज होगी, पासबुक जब भी बढ़ती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे रूल आपको बताया हुआ। तो डिविडेंड के जो पैसे आ रहे हैं लिखा हुआ बैंक कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट किए हैं, बैंक के पास आए हैं, तो 2,500 रुपये से पासबुक जो है वो इंक्रीज हुई होगी, इंक्रीज का मतलब क्रेडिट हुई होगी। अब उसूलन ये होना चाहिए कि अगर कस्टमर को पता लगे तो कस्टमर भी जो अपनी कैश बुक को बढ़ाएगा यानी उसको डेबिट करेगा, लेकिन उसे नहीं पता होता क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन हुई है, डायरेक्ट बैंक में पैसे आए हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि कैश बुक में इस अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो इसलिए आप इस अमाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे और यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चेक पेड। अब ये वाला पॉइंट ऊपर वाले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 जैसा है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ₹4,000। मैंने चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन बैंक ने वो जमा नहीं किया, अपने एंड पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, यानी पासबुक में एंट्री नहीं डाली। तो जब मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए होंगे तो मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ किया होगा। इंक्रीज़ करने का मतलब है मैंने 4,000 से
पेड का मतलब डिपॉजिट करवाना। यहाँ पर मैंने डेबिट कर लिया होगा, लेकिन बैंक वालों ने पैसे जमा नहीं किए। असूलन क्या चाहिए था कि अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए तो कैश बुक बढ़ी है और बैंक की पासबुक भी बढ़नी चाहिए थी, यानी कि क्रेडिट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई भी, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। तो इसका मतलब है ये अमाउंट बैंक में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आप 4000 से इस अमाउंट को क्रेडिट करोगे और यहाँ पर आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं अनडिपॉजिटेड चेक्स, और अगर वही नरेशन लिखनी है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है तो वो भी लिखी जा सकती है। तो अनडिपॉजिटेड चेक्स की ये स्टेटमेंट आ जाएगी, क्रेडिट हो रही है अमाउंट 4000 से, दोबारा लिख रहा हूँ अलाइनमेंट ठीक हो जाए ताकि। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹3000। चेक इशू का मतलब है मैंने चेक इशू किया, ठीक है, और जैसे ही चेक इशू किया होगा, कस्टमर चेक इशू करता है, कैश बुक कम होती है, चेक की जो अमाउंट है वो 3000 है, तो 3000 रुपये से जैसे ही मैंने चेक इशू किया होगा, मैंने अपनी कैश बुक को कम किया होगा। रूल क्या कहता है, कैश बुक जब भी डिक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट होती है। अब उसूलन क्या होना चाहिए, अगर कैश बुक कम हुई है तो पासबुक भी कम होनी चाहिए, यानी 3000 रुपये से पासबुक भी डेबिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं डेबिट होती, बैंक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता क्योंकि ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, लिखा हुआ है। तो जिसको मैंने चेक दिया था वो पार्टी चेक लेके बैंक में गई नहीं है, इसका मतलब है पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप 3000 से बैंक वालों ने जो डेबिट करना था वो नहीं किया हुआ, तो ये डिफरेंस BRS में आएगा। और यहाँ पर आप अनप्रेजेंटेड चेक्स इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। अब लास्ट में हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसका जो है वो टोटल कर लेना, लेकिन टोटल में पहले हम डेबिट वाली आइटम्स का टोटल करेंगे। तो 30,000 डेबिट वाला है, क्योंकि डेबिट वाली आइटम बड़ी नज़र आ रही है इसलिए पहले उसका टोटल होने लगा। तो ये 3 वैल्यूज़ जो है वो डेबिट की हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ जी 30,000 प्लस 1500 प्लस 2500, दैट इज़ विद 34,000 डेबिट वाला। क्रेडिट साइड की अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आ रही वैल्यू। अच्छा, डेबिट की जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं जी। तो 34,000 में ये 3000 भी डेबिट की वैल्यू है, तो ये 37,000 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे 37,000 में से 5,000 लेस करेंगे जी, एंड सेकेंडली 4,000 लेस करेंगे। ये टोटल बनता है 5,000 एंड 4,000 9,000। तो 9,000 है जी क्रेडिट का। तो 37 में से जब मैं 9,000 लेस करूँगा तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही होगी वो 28,000 है। डेबिट में से क्रेडिट लेस होते हैं। अगर ऊपर वैल्यू डेबिट की है, सिंबल डेबिट का है, तो नीचे आपने क्रेडिट का लिखना है। रिवर्सली यहाँ पर चलेंगे, 28,000 से वैल्यू को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, और ऊपर जो है वो अगर कैश बुक है तो नीचे आप जो है वो लिखेंगे इधर पासबुक, और साथ ही देखेंगे पासबुक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए आप यहाँ पर सिंपल ये लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और एंड पर आप देखें कैश बुक का जो डिफरेंस आ रहा है वो का जो बैलेंस आ रहा है वो 30,000 आ रहा है, और पासबुक वालों का यानी बैंक का जो बैलेंस है वो 28,000 रुपया। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इन रीजंस की वजह से आ रहा है जो कैश बुक और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।